बीन अ एपिक जर्नी। बिल्कुल नो मैन्स लैंड पे -30 में स्नो और आइस के बीच में स्नोमोबाइल चलाते हुए दिस हैज़ बीन अ अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। इमेजिन अ प्लेस जो दुनिया की सबसे नॉर्दर्न सेटलमेंट है, जहाँ दिन और रात महीनों तक चलते हैं, जहाँ लोगों से ज़्यादा पोलर बेयर्स हैं और टेम्परेचर इज मोस्टली अराउंड -30 डिग्रीज। ये है स्वालबार्ड, अ रिमोट नॉर्वेजियन टेरिटरी सिचुएटेड डीप इन द आर्कटिक ओशन। यहाँ सर्वाइव करना ही एक डेली चैलेंज है, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड हो, कंटिन्यूअस डार्कनेस या मिडनाइट सन। एंड माई जर्नी वॉज हेडेड एग्जैक्टली टू दिस प्लेस। दिस इज एन एक्सपीरियंस जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ट्रॉम्सो एयरपोर्ट पे हूँ। आज मेरी यहाँ से फ़्लाइट है सुबह की। एंड शुरुआत ही ऐसी हुई है कि पहले तो फ़्लाइट आधा घंटा लेट थी और अब नोटिस बोर्ड पे, अनाउंसमेंट बोर्ड पे फिर से चेंज हो गया है स्केड्यूल और मेरी फ़्लाइट 1 घंटा लेट है। सो लेट्स सी अब ये स्पेशल जगह पे मैं कितनी स्पेशल वे में पहुँचता हूँ, ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम म्यूनिक एंड अब ट्रॉम्सो एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहा था। लेकिन स्वालबार्ड आने की प्लानिंग मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था। दिस वॉज द डेस्टिनेशन ऑन माई बकेट लिस्ट सिंस लॉन्ग। फाइनली बोर्डिंग डन एंड ऑल सेट टू गो। इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू स्वालबार्ड, देयर आर सम थिंग्स यू शुड नो। स्वालबार्ड वैसे तो नॉर्वे का पार्ट है, बट शेंगन एरिया का नहीं। मतलब अगर आप इंडिया से यूरोप आते हो तो टेक्निकली आपको यूरोप एग्जिट करना होता है, इसीलिए मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा होना ज़रूरी है। स्वालबार्ड आने के लिए 2 ही जगह से फ़्लाइट्स अवेलेबल है, वन इज़ ओस्लो, अदर इज़ ट्रॉम्सो। वेलकम टू स्वालबार्ड। ऑफिशियली लैंडेड हेयर 1 साल की प्लानिंग के बाद फाइनली स्वालबार्ड में। मैंने अपनी बुकिंग रेडिसन होटल में करवाई थी, वो भी अराउंड 3-4 महीने पहले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6-7 होटल्स ही अवेलेबल हैं और अगर रीजनेबल रेट्स चाहिए तो एडवांस बुकिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। सो मैं स्वालबार्ड में रेडिसन में रुका हूँ। ये मैंने तकरीबन 4 महीने पहले बुक करवा लिया था और यहाँ मुझे रूम प्राइस पड़ा है 15,000 रुपये पर नाइट। होटल एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की टैक्सी ड्राइव। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बाहर सिर्फ 2-3 टैक्सियाँ खड़ी थी और नहीं तो बस चलती है, क्योंकि स्वालबार्ड बहुत रिमोट जगह है। बस के अंदर इतनी भीड़ हो गई थी कि बैगेज रखने की जगह नहीं थी, तो मुझे टैक्सी लेनी पड़ी। बस के और टैक्सी के फेयर में सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क था, तो ज़्यादा फ़र्क तो था नहीं, तो मैं टैक्सी लेके आ गया। ये बहुत कंफर्टेबल बेड, एक सोफ़ा कम चेयर और ये स्टडी डेस्क। रेडिसन ग्रुप का मेंबर हूँ मैं, तो उसके लिए इन्होंने मुझे फ्री पानी और कुछ कुकीज़ दी हैं। रूम में एक छोटा सा टीवी है एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ माई रूम। स्वालबार्ड में जस्ट होटल में चेक इन करने के बाद मैं बाहर निकला हूँ थोड़ा सा टाउन एक्सप्लोर करने के लिए, और
यहाँ पे एक सुपरमार्केट भी है। आई डोंट नो कितना बड़ा सुपरमार्केट होगा, बट जस्ट वांट टू सी। मेरे होटल में सारे एमिनिटीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द कंसर्न इज़ मैं यहाँ पे सिर्फ 3 दिनों के लिए हूँ, सो मैं थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इस जगह पे आना आसान नहीं है। स्पेसिफिकली इंडिया से तो बिल्कुल भी आना आसान नहीं है। मैं पिछले 3 हफ्ते से यूरोप के पूरे ट्रिप पर हूँ, तब जाके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंडिया से। मैंने यहाँ पे आने की फ़्लाइट ट्रॉम्सो से ली है, और मैंने अपनी यूरो ट्रिप बेसिकली स्टार्ट करी थी म्यूनिक से। मैं दिल्ली से पहले म्यूनिक आया, फिर म्यूनिक से स्टॉकहोम गया, फिर स्टॉकहोम से मैं हेलसिंकी गया, हेलसिंकी से फिर मैं लैपलैंड गया, फिर लैपलैंड से मैं ट्रोम्सो आया, ट्रोम्सो से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, फिर अभी ट्रोम्सो से मैं यहाँ पे आया हूँ स्वालबार्ड। अभी स्वालबार्ड से मैं ओस्लो जाऊँगा, और फिर 2-3 जगह और बची इससे पहले मैं इंडिया वापस जाऊँ। यहाँ आने के लिए मैं पिछले 1 साल से प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जिन यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करता हूँ उनका मैंने वीडियो देखा था स्वालबार्ड का, और मैं कम्प्लीटली फैसिनेटेड था कि ऐसी भी जगह है जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 2500 है, 2500 लोगों की, और लोगों से ज़्यादा यहाँ पे पोलर बेयर है। यहाँ पे 3000 पोलर बेयर है, 2500 लोग और 3000 पोलर बेयर। यहाँ का वेदर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, इतनी बुरी तरीके से हवा चल रही है। टू बी प्रिसाइज, अभी विंड की स्पीड है 40 किलोमीटर्स पर आवर, सो उससे हिसाब लगाया जा सकता है, और टेम्परेचर हो रहा है -15। स्वालबार्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। उस आइलैंड के अंदर जो मोस्ट हैबिटेड आइलैंड है वो है स्पिट्सबर्गन, और उस स्पिट्सबर्गन के अंदर ये टाउन है लॉन्गरबीन, जहाँ पे ये सारे होटल्स, एयरबीएनबी लोकेटेड है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो यहीं रहते हैं। एक तो आइलैंड यहाँ पे और है जो हैबिटेड है, बट एक आइलैंड पे आई गेस मोस्टली रशियंस है, कुछ साइंटिस्ट वगैरह, और दूसरे आइलैंड पे माइनिंग होती है कोल की। सो वहाँ पे भी कुछ वो वाले लोग हैं जो सिर्फ ऑपरेशनल काम करते हैं। तो मोस्ट हैबिटेड आइलैंड जो है वो स्पिट्सबर्गन का यही है, और उसमें ये लॉन्गरबीन टाउन है। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ही 2500 से 3000 के बीच है। इन सबको केटर करने के लिए इनकी ये मार्केट है जिसके यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। स्नोफॉल वैसे देखने में बहुत अच्छी लगती है, और स्नोफॉल में खड़ा होना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर विंड बहुत चल रही हो तो वही स्नोफॉल मुंह पे पत्थर की तरह पड़ती है। ओह, ये रही सुपर मार्केट। अभी इसके अंदर भी चलता हूँ, पहले थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर कर लूँ। मैं यहाँ पे 3 दिनों के लिए हूँ, जिसमें से आज का दिन ऑलमोस्ट आधा हो ही चुका है। आधा क्या बोलूँगा, 70-80% हो ही चुका है, क्योंकि यहाँ पे रात को बहुत कम लोग ही बाहर निकलते हैं। मैं कोशिश करूँगा, पर जितने भी ये मार्केट वगैरह है, जैसे ये सुपर मार्केट जो है ये तो 7 बजे बंद हो जाता है, और जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो 12-1 बजे तक खुले होते हैं। बट होटल रिसेप्शनिस्ट मुझे बता रही थी कि रात को ज़्यादा लोग यहाँ बाहर निकलते नहीं है, और जितने भी लोग निकलते हैं वो यहाँ के लोकल्स ही है जिनको रास्ता वगैरह पता है, और उनके पास गन है, क्योंकि पोलर भी एरिया इतने हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोग रात को बाहर निकलते हैं सबके हाथ में गन होती है। टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं, इसीलिए इन्होंने अच्छे खासे मार्केट वगैरह शॉप्स बनाए हुए हैं, तो टूरिज़्म इनका है काफ़ी अच्छा खासा। ये देखो, मैंने यहाँ पे 2 टूर बुक किए हुए थे, जिसमें से एक टूर कैंसिल हो गया है। अब मैं उसका अल्टरनेट ढूंढ रहा हूँ। एक तो स्नोमोबाइल टूर है जो यहाँ के फियॉर्ड्स पे और जो इनके पहाड़ वगैरह है बेसिकली उसके आसपास लेके जाएगा और घुमाएगा थोड़ा वो। और एक दूसरा था डॉग स्लेजिंग जो यहाँ पे बहुत फेमस है। तो वो डॉग स्लेड जो है वो मेरा कैंसिल हो गया है। इन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया कैंसिलेशन का, मेरा पैसा मुझे रिफ़ंड कर दिया है क्योंकि ग्रुप फुल हो गया था। अब मैं दूसरा बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई ऑल्टरनेट है नहीं इन 3 दिन में। मैंने होटल को बोला मेरे लिए कोई टूर पता करे, तो होटल वाले कह रहे हैं कि शाम तक बताएंगे। ये भी एक होटल है, स्वालबार्ड होटल।
और यहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्नोमोबाइल ज़्यादा यूज़ करी जाती है एज़ कम्पेयर टू गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ियाँ मुझे 3-4 दिखी है, उससे ज़्यादा स्नोमोबाइल दिख रहे हैं। यहाँ पे भी इस घर के आगे स्नोमोबाइल पड़े हैं 5, आगे भी एक स्नोमोबाइल है, यहाँ पे भी स्नोमोबाइल पड़ा हुआ है, उस साइड भी सारे स्नोमोबाइल पार्क्ड है। तो करेक्ट टू से यहाँ पे लोग स्नोमोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे स्नो रहती है 7 से 8 महीने। एक ये है इनका टूर, ये ऐसे ट्रक में ले जाके पीछे बिठा के नॉर्दर्न लाइट्स की सफारी के लिए लेके जाते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा पसंद नहीं है कि या तो अगर मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखने तो मैं खुद स्नोमोबाइल चलाना पसंद करूँगा या स्नोमोबाइल के पीछे बैठना पसंद करूँगा, बट इतने बड़े ग्रुप में वो एक 2500 लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ पे, और उस हिसाब से सुपरमार्केट का साइज़ देखो। वैसे तो स्वालबार्ड में एक ही मेन मार्केट एरिया है। 2600 लोगों को केटर करने के लिए एक मार्केट एरिया है जिसके अराउंड मल्टीपल शॉप्स लोकेटेड हैं। एक छोटा सा शॉपिंग मॉल भी है। मेरा पहला स्टॉप था इनके ग्रोसरी स्टोर को एक्सप्लोर करने का, एंड आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड टू सी दिस स्टोर। ये स्वालबार्ड की लाइब्रेरी है जिसमें बिल्कुल अभी शांति दिख रही है, और लाइब्रेरी ऐसी ही होनी चाहिए, अनलाइक जो मैंने हेलसिंकी की लाइब्रेरी विज़िट करी थी, जो सबसे फेमस लाइब्रेरी है, वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी, बट वहाँ पे इतने टूरिस्ट आए हुए थे कि वहाँ पे एक बुक खोलना भी मुश्किल था। ये कैफे अब जाके मिला है इतनी देर ढूंढने के बाद। Next, I stopped by a cozy local cafe for a quick coffee before heading back to my hotel for dinner. So, इस कॉफ़ी प्लेस पे मैं आया हूँ जहाँ पे I have spent around 100 NOK नॉर्वेजियन करोना। यहाँ पे भी नॉर्वेजियन करोना ही चलता है, विच इज़ रफली अराउंड 8 यूरोस के आसपास मेरा लगा है, जिसमें मैंने एक कैपेचिनो और एक सिनेमन बन। एंड ये कॉफ़ी शॉप है जो पूरा ऑलमोस्ट अभी पैक्ड पड़ा हुआ है, और ये 6 बजे बंद भी हो जाता है। सो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे सिर्फ कुछ रेस्टोरेंट छोड़कर सुपरमार्केट्स और जितने भी बाकी छोटे मोटे शॉप्स हैं सब जल्दी बंद हो जाते हैं। यहाँ पे सारा टाइम लगता है स्टॉर्म ही चल रहा होता है। अभी मैं आधा घंटा बैठा हूँ इस उम्मीद में कि थोड़ा सा स्टॉर्म रुक जाएगा, बट हवा रुकने का नाम नहीं ले रही। मैंने कहा चलते हैं होटल की तरफ। होटल तो यहाँ से 5 मिनट ही दूर है। कैफ़े बहुत कोजी सा था और बहुत ज़्यादा हैपनिंग था। टोटल 9 यूरो लगे मेरे एक सिनेमन बन और एक कैपेचिनो के। अभी होटल में आके थोड़ा फ्रेशन अप हो गया था और अब हेडिंग फॉर डिनर। ज़्यादा तो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। सो होटल की रेस्टोरेंट में ही मेरी रिजर्वेशन है 6:15 की। अभी एग्जैक्टली 6:15 हो रहे हैं। सो अभी डिनर पे चलते हैं। सो रैडिसन स्वालबार्ड में बेसिकली 2 रेस्टोरेंट। एक तो इनका पब है जो रात के 1 बजे तक खुला होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे और काफ़ी फिंगर फूड भी अवेलेबल था। और एक ही इनका रेस्टोरेंट है
जो बेसिकली 10 बजे तक खुला होता है, और इसकी मैंने रिजर्वेशन कराई थी। यहाँ पे आके जब मैंने फूड मेन्यू देखा है तो सिर्फ एक ही वेजिटेरियन डिश अवेलेबल है, एंड दैट इज़ रिजोटो। मैंने वही ऑर्डर कर दिया और कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं, क्योंकि नॉनवेज के अंदर सब कुछ लाइक रेनडियर था या स्टेक था या बीफ था, जिनमें से मैं कुछ भी नहीं खाता। सो ऑन अ सेफर साइड मैंने रिजोटो ले लिया है, बट कल के लिए मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो खाने का कोई ऑप्शन मुझे मिला नहीं है। यहाँ पे कोई भी फास्ट फूड चेंज नहीं है, लाइक मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, सबवे, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। गिनती के कुछ गिने 3-4 रेस्टोरेंट हैं, और बाहर के जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो मोस्टली 7 बजे तक बंद हो जाते हैं। 2-3 रेस्टोरेंट मुझे दिखे थे जिनका मेन्यू काफ़ी अपीलिंग था, यहाँ तो कल मैं वहाँ ट्राई कर लेता हूँ। नहीं तो जो इस होटल का पब है उसमें काफ़ी वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, तो आई ट्राई दैट। रैडिसन स्वालबार्ड में मेरा डिनर एक्सपीरियंस बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन हाँ, कल कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी डाइटरी कंडीशंस के हिसाब से यहाँ ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड थे। एक्चुअल टेम्परेचर है -15 और फील्स लाइक है -27। सो इसका मतलब है कि एक्चुअल टेम्परेचर तो -15 है, पर जितनी हवा चल रही है और जितना स्टॉर्म चल रहा है उसकी वजह से जो एक्चुअल फील्स लाइक है वो -27 है। इससे पहले जो सबसे ठंडा टेम्परेचर मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ट्रोम्सो में किया है, और लैपलैंड में। लैपलैंड में इतनी ठंड होती थी कि कैबिन में भी ठंड लगती थी, बट हाँ, अगर रूम हीटेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। रूम में तो यहाँ पता भी नहीं चलता। बाहर जब निकलते थे तो हाँ ठंड थी, स्टॉर्म वाली विंड्स नहीं चल रही होती थी अनलेस एंड अनटिल मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ। ट्रोम्सो बहुत विंडी था, पूरा टाइम स्नो स्टॉर्म चल रहा था, लेकिन ट्रोम्सो के अंदर भी ये था कि एटलीस्ट कई बार मैं विदाउट कैप या विदाउट ग्लव्स घूम लेता था। बट यहाँ आके 2 सेकंड भी मैं ग्लव्स के बिना नहीं चल सकता या कैप के बिना, क्योंकि इतनी ठंडी हवा है कि पूरा अनकॉन्शियस सा फील होता है। इतना स्ट्राइकिंग कोल्ड वेदर है, और अभी भी इतनी हवा चल रही है कि मुंह जो मैंने नहीं ढका हुआ उस पे ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ का चाटा पड़ रहा हो, मतलब स्मैश होके पूरी आइस आ रही है, और आइस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो लिटरली स्टोन्स की तरह चुभ रहे हैं। वैसे तो स्वालबार्ड में मल्टीपल शॉप्स, कैफेज और रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, लेकिन रात के 8 बजे के बाद ज़्यादातर सब कुछ बंद हो जाता है। सिर्फ कुछ रेस्टोरेंट्स ओपन रहते हैं, क्योंकि लोग लेट आवर्स में बाहर जाने से अवॉइड करते हैं, मेनली वेदर कंडीशंस और स्नो में एक्सेसिबिलिटी इशू की वजह से। शायद इसीलिए मैंने ये भी नोटिस किया कि लोगों और गाड़ियों से ज़्यादा यहाँ पे स्नोमोबाइल्स हैं। एक काफ़ी अनयूजुअल फैक्ट जो मुझे यहाँ स्वालबार्ड में पता चला, ऑफिशियली यहाँ बर्थ और डेथ दोनों डिस्करेज किए जाते हैं, और इसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। स्वालबार्ड काफी रिमोट और आर्कटिक रीजन में है, जहाँ ग्राउंड परमानेंटली फ्रोजन रहता है, जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। इसकी वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो बॉडी प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं करती। एक्चुअली 1918 के फ्लू पैंडेमिक के दौरान जो लोग यहाँ मरे थे उनकी बॉडीज डेकेड्स बाद भी प्रिजर्व्ड है, जिसमें वायरस के ट्रेसेस भी पाए गए थे। इसी वजह से 1950 के बाद से लॉन्गियाबीन में ट्रेडिशनल बरियल प्रैक्टिस बंद कर दिया गया। अगर कोई सीरियसली इल होता है तो उन्हें मेनलैंड नॉर्वे शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, और अगर डेथ होती है तो बॉडी को भी मेनलैंड ले जाकर ही हैंडल किया जाता है। वैसे ही चाइल्ड बर्थ भी यहाँ डिस्करेज किया जाता है। स्वालबार्ड के हॉस्पिटल सिर्फ बेसिक मेडिकल इमरजेंसीज के लिए इक्विप्ड है, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज के लिए नहीं। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को अपने ड्यू डेट के कुछ वीक्स पहले मेनलैंड नॉर्वे भेज दिया जाता है फॉर सेफ डिलीवरी। सो टेक्निकली स्वालबार्ड एक ऐसी जगह है जहां नाइदर बर्थ नॉर डेथ इज आइडियली सपोज टू हैपन। यहाँ पे भी वैसे नॉर्दर्न लाइट के टूर्स होते हैं, और इस जगह पे तो परफेक्ट नॉर्दर्न लाइट्स की विजिबिलिटी होती है। बट जैसे मेरे साथ ट्रोम्सो में हुआ कि 3 दिन स्नोफॉल और क्लाउडी, आज पूरा स्नोफॉल लिखा है और कल भी पूरा स्नोफॉल है और संडे को भी पूरा स्नोफॉल है, तो 3 दिन पूरा स्नोफॉल है। जिसके साथ मैं टैक्सी में आ रहा था, फीमेल ड्राइवर थी टैक्सी की, शी टोल्ड मी कि यहाँ का जो वेदर है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हर आधे घंटे में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल एज पर हर, आज स्नोफॉल की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी और शाम से स्नोफॉल हो रही है, पूरा स्टॉर्म सा आया हुआ है।
सो लेट्स सी, अगर स्काई क्लियर हो गया सो यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स देख लेंगे। लैपलैंड में तो दिख गई, ट्रॉम्सो में नहीं दिखी। यहाँ पे 3 दिन के बाद मेरा नेक्स्ट ट्रिप है ओस्लो, और ओस्लो के बाद मेरी 2 जगह और बची है इंडिया जाने से पहले। वो 2 जगहें बाद में बताता हूँ। बकेट लिस्ट आइटम है एक तो, जैसे ये थी स्वालबार्ड आना। 1 साल से यूट्यूब पे वीडियोस देख के मैं यहाँ का प्लान बना रहा था कि स्वालबार्ड आना है। स्वालबार्ड में करने को वैसे कुछ है नहीं, बट ये है कि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आने का मेरा बहुत टाइम से मन था। ये बहुत स्पेशल जगह है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल जगह है। ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहाँ पे जाना इतना मुश्किल है, या जहाँ जाने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मतलब यू शुड हैव सफिशेंट क्लोथिंग, या तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए क्या वेदर है, कहाँ रुक रहे हो, सारी बुकिंग्स होनी चाहिए। आने को तो यहाँ हर कोई आ सकता है, लेकिन वही है, बहुत ज़्यादा पहले तो एक्सपेंसिव पड़ता है, मल्टीपल फ़्लाइट्स लेके आना पड़ता है। अब अगर कोई इंडिया से डायरेक्टली आ रहा है तो पहले उसे एटलीस्ट ओस्लो तक आना पड़ेगा। ओस्लो की फ़्लाइट बहुत एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू एनी अदर यूरोपियन कंट्री। ओस्लो से यहाँ आना पड़ेगा, वो अलग फ़्लाइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो रिटर्न फ़्लाइट है फ्रॉम ट्रॉम्सो, मतलब ट्रॉम्सो से यहाँ आया और यहाँ से ओस्लो जाऊँगा, तो ट्रॉम्सो से ये जगह है सिर्फ 1.5 घंटा दूर, और सेम वे में जब मैं ओस्लो जाऊँगा तो वो भी 1.5 घंटा दूर है। 1.5 घंटे की फ़्लाइट आना जाना, मैंने कम से कम 25,000 रुपये की टिकट बुक करी है, और वो भी जब मैंने 4 महीने पहले की मैंने बुकिंग करी है। होटल भी ये जो मैंने बुक किया है रैडिसन, ये 15,000 रुपये पर नाइट का है, जो अभी के टाइम पे अगर कोई बुकिंग करेगा तो 18,000 के आसपास पड़ रहा है। बट इन जगहों पे होटल्स के यही चार्जेस है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। एक वो है हॉस्टल, और 2-3 एयरबीएनबी है, और छोटे से छोटा एयरबीएनबी भी कम से कम 15,000 रुपये का यहाँ मिल रहा था। तो मैंने रैडिसन बुक किया। उसका एक रीज़न ये भी है कि रैडिसन का जो प्रोग्राम आता है मैं उसमें एनरोल्ड हूँ, तो कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, ब्रेकफास्ट मिल जाता है, रूम अपग्रेड मिल जाता है, और बाकी कुछ कई बार किसी होटल में कुछ चीज़ें होती है अलग से, एमिनिटीज़ वगैरह वो मिल जाती हैं। ये जो होटल है इसमें अपग्रेड तो मिला नहीं मुझे, क्योंकि मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम फुली बुक्ड है, तो हमने ऑलरेडी आपको बेस्ट रूम दे दिया है, हमारे पास कोई अपग्रेड अभी अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन नहीं है। बाकी हाँ, एमिनिटीज़ इनके पास बहुत सारी है, जकूज़ी, हॉट टब, सोना, तो वो देखता हूँ शायद मैं कल करूँ। आज के लिए मैंने बुक किया था पर मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले रूम में आराम करने लग गया और उसके बाद मैं डिनर के लिए आ गया। फिर मुझे यह था कि मुझे बाहर निकलना है, और जकूज़ी और सोना सिर्फ 7 बजे तक ही होता है। 7 बजे तक तो मैं डिनर कर रहा था। आज की रात यहीं ख़त्म करता हूँ। होटल आ गया मेरा सामने। कल जो मेरा टूर है स्नोमोबाइल का, वो देखते हैं कैसा जाता है। और इसी के साथ मेरा स्वालबार्ड का पहला दिन यही कंप्लीट होता है। लेकिन असली एडवेंचर तो अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि कल मैंने एक स्नोमोबाइल टूर बुक किया है जो मुझे स्वालबार्ड के बीचों बीच पूरे परमाफ्रॉस्ट रीजन के थ्रू ले जाएगा। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो दुनिया में कहीं और पॉसिबल नहीं है। और हाँ, एक और एक्साइटिंग चीज़, मैं विजिट करूंगा दुनिया की सबसे सिक्योर और सीक्रेट प्लेसेस में से एक, द डूम्सडे ग्लोबल सीड वॉल्ट। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होने वाला है पूरे स्वालबार्ड का सबसे थ्रिलिंग और यूनिक एक्सपीरियंस।